नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत, नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ। आज वीकेंड है, शनिवार है। कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में या फिर प्रकृति ने भी एक ऐसी व्यवस्था की है ताकि हम कुछ चंद लम्हे ऐसे हम गुजारें जिसमें हम इत्मीनान की मुद्रा में हो। तो हमें भी अपने साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा वक्त हमें खुद के लिए निकालना चाहिए ताकि हमारा चित्त स्थिर हो, हम खुद के बारे, स्वयं के निर्माण के बारे में हम सोच पाएँ और जिससे हम अपने व्यक्तित्व में निखार ला पाए। तो चलिए, आज वीकेंड्स का दिन है, मैं बहुत भारी भरकम बातें ना करती हूँ और वीकेंड्स के इस खुशनुमा माहौल के साथ मैं आज के कार्यक्रम का आगाज़ करती हूँ, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम सर्वप्रथम आपके साथ कुछ बेहतर, कुछ अच्छा साझा करें। इसलिए हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल कथन। आइए नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। रोज़ की तरह आज भी हमने स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आपसे उनका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रणवीर सिंह राजपूत। आप प्रभारी अपर निदेशक है बिहार संग्रहालय पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्री हिस्ट्री से लेकर के आरंभिक इतिहास तक आपकी विशेषज्ञता रही है। बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे क्योंकि आप एक पुरातत्वविद हैं और पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिस पर अगर हम बात करने आए तो शायद वक्त का अभाव हो सकता है। बहुत ही रोचक विषय। सर, मानव संस्कृति के विकास की अगर हम बात करें तो पुरातत्व से इसका बहुत गहरा रिश्ता है और उसके पूरे विकास और उसके कह सकते हैं कि जो पूरी उसकी जर्नी है सभ्यता और संस्कृति की, ये इससे संबंधित है। मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, नमस्कार। एक्चुअली पुरातत्व एक अकेला विषय नहीं है जो कि मानव जर्नी को पूरा एक लेके आता है। आपने सही बताया, मेरा सबसे प्रारंभिक जो परिचय था और मेरा कार्य क्षेत्र था, मैंने अपना मास्टर करने के बाद जब मेरा पहला मौका मिला कि जहाँ पे पहली बार ह्यूमन का जो एक हमारे जो साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक साइट है, तो वहाँ पे मैंने प्री हिस्ट्री पे जो काम किया और वहाँ की चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया कि कैसे वो छोटे छोटे साक्ष्य के एक एक कड़ी को जोड़ के उनके इतिहास, हम लोग आज इतिहास मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री और लगभग 20 से 25 लाख साल पहले मानव का क्या रहा था, उसकी सोसाइटी क्या रही थी, वो कैसे काम रह रहा था, वो कहाँ रह रहा था, वो सब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना चालू किया। तो वहाँ से एक रोचकता जब बनती है कि उसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो एक एक कणों को जोड़ता है, एक एक अवशेष को जोड़ के इतिहास बनाता है, तो वो एक पल वहाँ से लेकर के आपका कंटिन्यू जर्नी को कैसे आप उसको देख सकते हैं, एक इंटरेस्ट को एक जासूस की तरह वो काम करता है। तो हम लोगों को वहीं से एक थोड़ा सा एक रुचि हुआ, कैसे इतिहास की परतों को खोला जाता है, उसके क्या क्या प्रारूप हैं। तो इसमें अकेला आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ बहुत सारी विधाएं और अलग के क्षेत्रों में, जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसमें काम करता है, वो अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन देता है। तो एक पूरा ग्रुप होता है जो कि हमारी मानव जर्नी, मानव इतिहास के बारे में एक एक उस साक्ष्य को जोड़कर इतिहास को बनाता है। बिल्कुल, मानव जो मनुष्य की जो जर्नी रही, उसके विकास कार्य को समझना और उस पर उसका उल्लेख करना, ये पुरातत्व विभाग ने बहुत बखूबी निरंतर वो करता आ रहा है और आगे भी करेगा। सर, जानना चाहूँगी, पुरातत्वविद बनना या फिर आर्कियोलॉजिस्ट बनना, इस क्षेत्र में आने का कैसे आपको क्या लगा कि आपको इस विषय का चयन करना चाहिए या फिर इस विषय का ही इतना गहन अध्ययन करना चाहिए, ये कैसे संभव हुआ? एक्चुअली मेरा इनिशियली इसमें कोई रुचि नहीं था। जैसे जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा, 10th में हम लोग इतिहास वगैरह की कहानी बताई जाती है, उससे पहले भी होता है। तो सबसे पहला इस विषय के संबंध में और इस विषय वस्तु के जो विख्यात जो पदाधिकारी थे, जो इंट्रैक्शन हुआ मेरे स्वर्गीय पिताजी की वजह से हुआ। मेरे पिताजी इसी संग्रहालय सांची एक साइट है उसमें थे और उनके साथ हम लोग स्कूल जाने के बाद उन लोग घूमने जाया करते थे। तो सांची का संग्रहालय और सांची का स्तूप हम लोग के लिए एक प्ले ग्राउंड था।
स्कूल गए, खेलने चले गए। लेकिन तब तक हम लोग इस बारे में ये जानकारी नहीं थी कि ये भी एक क्षेत्र जहाँ पे मैं अपना करियर बना सकता हूँ, मुझे कोई पता नहीं था। ग्रेजुएशन तक पहुँचने के बाद फिर वहाँ के जो पदाधिकारी लोग, उनसे और रुचि जानने की कोशिश की कि वो लोग और एक सबसे बड़ा था कि वो लोग नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको एक समाज में एक रिस्पेक्ट था कि ये लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, खुदाई करते हैं, लोग करते हैं। वो कहीं ना कहीं छोटा सा कहीं ना कहीं घर करने लगा था वहीं ग्रेजुएशन से। देन वहाँ पे लोगों ने सजेशन दिया, वहाँ के पिताजी भी सहयोग किए उसमें, और वहाँ के जो आर्कोलॉजिस्ट थे, सुपरिटेंडिंग लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनसे थोड़ा मुलाकात हुआ। उस समय सांची में एक जब मैं ग्रेजुएशन के बाद ही 98 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय एक उत्खनन हो रहा था। वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही थी, वो लोग किस तरह से संभाल रहे थे, कैसे सजो रहे थे, कैसे लोगों को बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाया। देन फिर मैंने मास्टर किया आर्कोलॉजी में, और इसके बाद जर्नी आगे स्टार्ट की। आपने इस पे मास्टर्स किया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि आपके पीएचडी, आपके शोध का विषय भी यही रहा है? एक्चुअली मास्टर के बाद मेरा हुआ कि एक पीजी डिप्लोमा होता है जो कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की सारी धरोहर को संभालता है, उसका एक संस्थान है जहाँ पे लोगों को इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ पे आर्कोलॉजी, म्यूज़ियम, इन सब के बारे में पूरा एक 2 साल का कोर्स होता है। तो मास्टर के बाद मैंने उसमें कोशिश किया, और उसमें देश के कुछ 15 लड़कों को सिलेक्ट किया, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, जिनको 2 साल पूरा आर्कोलॉजी की ही ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल दिया जाता है। उसमें सबसे अच्छा मेरा एक रुचि था कि मुझे घूमना बहुत पसंद था। इस क्षेत्र ने वो मौका दिया कि पूरे इंडिया को मुझे घुमाया गया। डिप्लोमा करने के बाद फिर मैं अपना पीएचडी करने के लिए मेरे बाई फॉर्चुनेटली मेरे गाइड जो थे उनको कोलकाता यूनिवर्सिटी से, उनके अंडर में मैंने पीएचडी किया, जिसका टाइटल है आर्ट एंड आर्कोलॉजी ऑफ अर्ली मिडिवल चंदेरी। तो वहाँ से मैंने अपना पीएचडी ख़त्म किया जी। और इसके बाद फिर कंटिन्यू जर्नी, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मौका मिला उसमें अपना अपना एक्सपीरियंस के लिए काम करते रहे। और इसके बाद थ्रू आउट द इंडिया लगभग मैंने 17 से 18 स्टेट में मैंने कहीं ना कहीं छोटा छोटा, चाहे 10 दिन या 15 दिन करके एक काम किया। तो पूरे देश के कल्चर में कैसा आर्कोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, कैसा वहाँ पे मूवमेंट है, क्या क्या नई चीज़ें खोज रही, तो कहीं ना कहीं एक अनुभव मिला। आपने कहा कि देश के विभिन्न प्रांतों में आप गए और वहाँ पर आपको ये अनुभव हुआ, 15 दिन 20 दिनों रुक कर आपने वहाँ पर काम किया। तो जब आप इस प्रोसेस में थे, कहते हैं कि हमारे भारत में कि हर कोस कोस पे पानी बदल जाता है। जी। तो आप क्या पाते हैं? अगर मैं पुरातत्व की बात करूँ, बीते समय की बात करूँ, 100 वर्ष पहले की बात करूँ, तो जब आप इस प्रोसेस में थे तो आपने क्या पाया? ये सही है कि जो आज कहानी वो ऐसा नहीं, हमारी ह्यूमन जनरी जो पहले से, अभी हम लोग चेंज हो गए, लेकिन जो ह्यूमन जहाँ पे रह रहा है वहाँ का आपके रिसोर्स जो होते हैं वही आपके कल्चर को चेंज करते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो आपके साक्ष्य मिलेंगे, एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन मटेरियल वाइज, आर्ट वाइज बहुत सारे आर्ट के अलग अलग फॉर्म हैं। आप सेंट्रल में जाएंगे तो जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस जोन में जाएंगे, यहाँ आर्कोलॉजिकल एविडेंस के दूसरे फॉर्म मिलेंगे। उनका एक अलग, वहाँ पे एक रूलिंग पार्टी जो था वो अपने हिसाब से अपने आर्ट को या आर्किटेक्चर को डेवलप कर रहा था। साउथ में अलग है, जो क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे उन लोगों ने डेवलप किया। आप ईस्टर्न जोन में आइए, यहाँ पे बौद्ध और जैन थे, या उनके हिसाब से यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने अपने हिसाब से। तो आर्ट का डिफरेंट फॉर्म हर क्षेत्र में अलग अलग पाया जाएगा, भले ही उसका एक बेसिक वही रहे। जिस रिलीजन पे बन रहा है, ब्राह्मणिकल बना रहा है तो ब्राह्मणिकल, जैन है तो जैन, बुद्धिस्ट है तो बुद्ध, लेकिन वहाँ पे जो आर्टिस्ट बना रहा है उसका अप्रोच चेंज होगा। वो वहाँ के रिलीजन जो एक रीजनल आर्ट होती है वो वहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये पूरे हमारे देश में इस तरह का देखने को मिलता है। बिहार संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो बिहार संग्रहालय हमारे लिए एक हमारी धरोहर है, और वहाँ पर आप प्रभारी अपर निदेशक के रूप में आप पदोन्नत हैं। कितने वर्षों का ये अनुभव है और वहाँ आपकी भूमिका क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। एक्चुअली मैं बिहार संग्रहालय में ज्वाइन करने से पहले लगभग 15 साल इस फील्ड में काम कर चुका था, और वो मेरा एक अनुभव है। जब मैं बिहार संग्रहालय लेके आया तो ये बिहार का ही नहीं पूरे देश का एक हम लोग को प्राउड फील कराता है कि हम लोगों ने, बिहार सरकार ने जो एक संग्रहालय बनाया है, अब वो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जो म्यूज़ियम का जो मैप है उसमें एक स्टार की तरह है। अब सब लोग, सारे दुनिया और देश के लोग उस संग्रहालय की तरह देख रहे हैं कि ऐसा भी संग्रहालय हो सकता है। एक बताना चाहूँगा कि संग्रहालय की एक पहले जो परिभाषा थी कि जगह जगह जो आपके स्कैटर यहाँ वहाँ जो अपने प्राप्सेस पड़े हैं उनको संग्रहित करना और उनको कहीं किसी दीर्घा में संभाल के रख देना, उसके ऊपर छोटा सा एक लेबल लगा देना कि भाई ये विष्णु की मूर्ति है ये।
बिहार संग्रहालय ने जो एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है उसमें आज की जनरेशन क्या चाहती है, आज की जनरेशन क्या देखना चाहती है वो दिखाने की कोशिश की, साथ में इतिहास को भी संजो के रखा है। उसमें आज के जो हमारा एक बिहार संग्रहालय हम लोग जैसे मैं डिस्कस करते कि प्री हिस्ट्री से लेके आपका 1764 तक के जो इतिहास को हम लोग वहाँ दिखा रहे हैं, उसको दिखाने से पहले उसका एक भूमिका बनाई जा रही है। आप प्री हिस्ट्री देखेंगे तो प्री हिस्ट्री तो वो जो आपके अवशेष मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे, लेकिन वो लोग थे कौन, किसने बनाया, कैसे बनाया, उपयोगिता क्या थी, उसके लिए हम लोगों ने उस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया। आज पूरे देश में लोग अब संग्रहालय में संग्रहालय बनते कैसे वो सीखने आ रहे हैं। एक मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हम लोग मानते हैं कि हमारे एंसेंट टाइम से हमारा बिहार से शिक्षा को हम लोग एजुकेशन देते आ रहे हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, विक्रमशिला हुआ, लेकिन आज संग्रहालय ने भी, बिहार संग्रहालय का वो मुकाम हासिल किया कि हम लोग संग्रहालय के क्षेत्र में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप ऐसा संग्रहालय बनाइए। हाँ, एक मॉडल, एक बेंचमार्क जिसको देख करके देश दुनिया में इसको एक सराहा जा रहा है कि इसको इस तरह का म्यूज़ियम बनना चाहिए। हर वर्ग के जो विजिटर आता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग आए, चाहे लेमैन आए, या एजुकेशन में जो लोग का प्रोफेशनल है, उनके लिए एक उसी तरह का हम लोगों ने एक संग्रहालय की हर एक क्षेत्र में काम किया और उसको परोसा गया है दर्शक के सामने, विजिटर के सामने। बिल्कुल, संग्रहालय हमारे लिए गौरव की बात है। जो हम बिहार म्यूज़ियम की अगर हम बात करते हैं तो आकर्षण का केंद्र भी रहा है और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं युवाओं की, अगर मैं बात करूं तो इस विषय को लेकर के आप क्या पाते हैं, उनका कितना रुझान है या कितना लगाव है, कितना झुकाव है इस विषय को लेकर के? हाँ, इसके लिए एक तो सबसे पहले आप अपनी टीम को भी दूंगा कि आप चीज़ों को इस तरह से परोस रहे हैं, लोगों के पास, दर्शकों के पास ले जाए। सबसे पहले संग्रहालय में जो आते हैं मैं उनको तो कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आम जन के पास जो आप लोग माध्यम बने हैं, इसके लिए सभी के आपको धन्यवाद। एक्चुअली नई जनरेशन आज उनको जब संग्रहालय आते हैं, बाकी का संग्रहालय में कैसे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग उनको मौका देते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ा है कि आज का एक लिमिटेशन स्कोप नहीं बचा है। जो आप संग्रहालय या सबसे पहले आपको स्नातकोत्तर या मास्टर जो करके इस विधा में आना चाहते हैं, जब बिहार संग्रहालय आते हैं, जो भी छात्र आते हैं, पिछले 5 साल से मैं 6 साल से इस प्रभार में देख रहा हूँ, तो लोग स्टूडेंट जो पूछने आते हैं, सर हम लोगों ने देखा है ऐसा संग्रहालय, यहाँ के बिहार के नहीं बाकी देश के भी लोग आते हैं, अलग अलग विधा से आते हैं। वो बहुत सारे तो अभी आज की डेट में जो आईआईटी जो शोध करते हैं, उन लोगों के लिए केस स्टडी बिहार संग्रहालय, साउथ इंडिया से, चेन्नई से लगभग अभी पिछले 1 महीने में लगभग 6 से 7 स्टूडेंट हैं, केस स्टडी केवल आ रहा है। वो उनका कहना है कि हम आईआईटी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं नहीं, इस संग्रहालय को देखने के बाद लगता है कि हम लोग इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। सो मेरा कहना है कि जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पहले एक बार बिहार संग्रहालय देखें, उसको देखें, और आपका एक कहीं ना कहीं आजकल छात्रों में रहता है कि इसमें कितना स्कोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पढ़ाई करने के बाद एक देखा जाता है कि हमको रोजगार का क्या संभावना है, वो एक मौका देगा। मैं लेकिन सभी छात्रों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको काम आता है, संग्रहालय में आप काम करना चाहते हैं, तो आजकल सरकार नहीं, आजकल हम इसका एक विधा जो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा मौका है, लेकिन आपको उसमें एक विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी, आपकी मांग होगी, आपको काम मिलेगा। हम बिहार संग्रहालय की बात कर रहे थे, तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा ख़ास है, जो ख़ास बिंदु हैं, आयाम हैं, जो बिहार संग्रहालय को पूरे विश्व भर में एक अलग नाम, एक अलग मुकाम दे रहा है? देखिए, हर संग्रहालय का अपने अपने जो संग्रह होता है प्रोसेसर को, उसके लिए विख्यात होता है, किस तरह का संग्रह है। जैसे पटना संग्रहालय का जो कलेक्शन था वहाँ पे जो प्रदर्शित किया गया, तो हर संग्रहालय का अपना अपना संग्रह उससे जो विख्यात है, लेकिन उस संग्रह को आज बिहार संग्रहालय ने जैसे आम दर्शकों के बीच में रखा है, वो एक कह सकते हैं कि बच्चे भी आते हैं तो लेमैन आराम से उसको समझ पा रहा है, उसको खेल खेल में इतिहास और अपने विरासत के बारे में जान रहा है। उदाहरण देखिए, हम लोग संग्रहालय में 2 सेक्शन है, पहला बच्चों का सेक्शन है, दूसरा हमारा मेन संग्रहालय है। बच्चों को डेडिकेट इस तरह से किया गया कि वो जो एक क्लासरूम की तरह आएगा, तो बच्चों को मैप कैसे पढ़ना चाहिए, मैप का एक हम लोगों ने ड्रॉ किया, और उसमें जो जिस स्टेट में जो विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फोक डांस से फेमस है, तो उसको दिखाया। तो बच्चों को मैप रीडिंग कैसे, पिक्टोग्राफिकल मैप रीडिंग कैसे कराना है, उनको फ्लोरा फ्योना कैसे दिखाना है जो आज इंडेंजर कैटेगरी में, तो बच्चों को वो दिखाया जा रहा है।
साथ में जैसे कि आप कहेंगे कि पुरातत्व क्या काम करता है, तो बच्चों के सेक्शन में पूरा एक रिक्रिएट किया गया है। वो एक्सकेवेशन कैसे करेगा, वो कहाँ पे रहेगा, उसको टेंट कैसा होगा, साथ में वो एक्सकेवेशन की चीज़ें, जो उत्खनन के सामान, जो प्राप्त सामान, कैसे वो आपको प्रिजर्व करके लेके जाएगा, एक्सकेवेशन के क्या क्या सामान हो, ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनको एक जानकारी दी जा रही है कि पुरातत्व एक कैसे काम, पुरातत्व जो होता है काम कैसे करता है, पुरातत्व विभाग कैसे काम करता है। साथ में वो एक जासूस की तरह कैसे इतिहास की परतों को जोड़ते पूरी एक साइट का एक पूरी जर्नी को स्टोरी में बनाता है। ये एक बच्चों के लिए हम लोगों ने डेडिकेट किया है और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। आप कभी भी सैटरडे संडे आप देखेंगे तो वो एक सबसे बड़ा उन्हें एक पिकनिक स्पॉट की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं, पूरा दिन वो लोग एंजॉय करते हैं। उसी कहानी को जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जब मेन संग्रहालय उस तरफ में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जस्ट प्रोसेसों को रख कर के उनको एक होता है ना कि बार बार प्रोसेस देख के बोर नहीं किया गया, उसके पीछे स्टोरी बनाई जा रही है, बच्चे उस स्टोरी को देखेंगे। आप जैसे गैलरी ए है, हम लोगों के गैलरी ए से भी हम लोगों के लगभग 9 गैलरी है। गैलरी में हम लोग प्री हिस्ट्री से लेके मौर्य दिखा रहे हैं। तो उसमें प्री हिस्ट्री का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो ओपन स्पेस में रह रहा था, ओपन अपने बाकी जानवर और एनिमल्स के साथ ही रह रहा था। तो उसको ऊपर प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोगों ने ओपन स्पेस दिया है। प्रोजेक्टर में आपका स्काई दिखाई दे रहा है, जंगल है, वो सब दिखा रहा है। उसके नीचे उससे एसोसिएट हम लोगों ने उस अवशेष को या औजारों स्टोन टूल्स को रखा है। एक बाकी संग्रहालय में भी इस तरह का संग्रह है, वो एक शोकेस में रखा हुआ है, लेकिन वो टूल जो रखा है, स्टोन टूल, उस आदिमान जो आपके प्रेस्टोरिक काल में जो बनाया गया उन लोगों ने, तो बनते कैसे थे, बनाने की प्रक्रिया क्या थी, उसके लिए हम लोगों ने स्मॉल डॉक्यूमेंट्री बनाए। उसके जैसे आगे जननी जाते हैं तो जैसे आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिंधु सभ्यता है, तो उसको हम लोगों ने कहने का है जो प्रोसेस रखें, साथ साथ उनके जो इंटरेक्शन के लिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन हैं, इससे उनको थोड़ा सा और नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए जो प्रोवाइड कराया गया, जो किसी संग्रहालय में इस तरह का कॉन्सेप्ट भी तैयार नहीं हुआ है, जो बिहार संग्रहालय ने किया है। अन्य गैलरियों में जाएंगे, जैसे नालंदा, लोग नालंदा नहीं जा पा रहे हैं, तो बिहार संग्रहालय में नालंदा का पूरा लगभग हम लोगों ने एक हाफ गैलरी में प्रतिकृति बना के तैयार किया है। वहाँ पे जो मॉन्क्स थे, कैसे रहते थे, उनका रहने का क्या कक्ष कैसा था, उनकी दिनचर्या क्या थी, सुबह से शाम तक वो क्या काम करते, वो सारा प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये एक नया अनुभव है संग्रहालय में जो आते हैं दर्शक, उसको देखते हैं, जानकारी तो लेते ही लेते हैं, साथ में वो इन्जॉय करते हैं। तो हर दीर्घा में इस तरह से किसी प्रोसेस को रखने से पहले एक उसमें उसका एक बैकग्राउंड बनाया गया, जो एक नया अनुभव है संग्रहालय में सभी के लिए। जानना चाहूँगी आपसे सर कि मानव विकास क्रम को सिर्फ समझना और उसका उल्लेख करना ही पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत ही जिम्मेदारी भरा ये कार्य है, ये विभाग है जो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसमें हमारी संस्कृति को, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को सहेजने का यह विभाग कार्य कर रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण है ये। तो आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है, या फिर आप इसे कितना जीते हैं, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली अभी तो मैं वर्तमान में बिहार संग्रहालय देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले लगभग 15 से 16 साल इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और हर पुरातत्व विभाग के, खासकर पुरातत्व विभाग जो अपना एक्चुअली हेरिटेज और आर्कोलॉजिकल साइट का सबसे पहला जो देखरेख करता है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। और बाकी स्टेट में सारे स्टेट्स आर्कोलॉजिकल साइट हैं वो लोग करते हैं, उनका एक अपना अपना काम हो। मैं भी उसी वहीं से निकला हूँ, तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, संभालना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और आप सबसे पहला होगा किसी भी प्रोफेशन में, कहिए पुरातत्व, कहीं नहीं कहूँगा, अगर जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे, आप उसको अपनाएंगे नहीं, आपको काम करने का, नौकरी करना एक हो सकता है 30 डे नौकरी करना, सैलरी करना, ओके, लेकिन जिस दिन आप ऑन कर लेंगे, उस संग्रहालय में जुड़ जाए, उस प्रोफेशन से जुड़ जाएंगे, उसको अपना लेंगे, तब आपको एंजॉय आएगा। कभी आपको कोई कैसा भी प्रॉब्लम आएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको जानकारी है, लेकिन जैसे ही आपको उस चीज़ को अपना लेंगे, ये मेरा है, मुझे इसके लिए काम करना है, तब ऑटोमेटिकली आपको एक उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और एंजॉय करने का मौका मिलेगा, लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। कभी ऐसा भी होता है कि अरे मैं ये काम क्यों करूं, एक आ जाता है, मैं एक प्रभारी अपर निदेशक हूँ या क्यूरेटर हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं कि एंटीक्विटी के प्रोसेस के देखरेख के लिए आप अपने साथ में सहयोगों को भी रख लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप देखेंगे कि नहीं, इनको संभालना मेरी ही उतनी जिम्मेदारी है, तो आप उस क्षेत्र में अच्छे से काम करेंगे और एंजॉय कर पाएंगे।
अगर थोड़ा सा मैं पुरातत्व के इतिहास की मैं बात करूं, अगर मैं जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो युवा छात्र हैं, अगर वो कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, पुरातत्व की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो इसकी शुरुआत कब कब हुई, कैसे हुई, कुछ बताना चाहेंगे? पुरातत्व का एक्चुअली ये कैसे इसका इम्पोर्टेंस हुआ, इसका अलग अलग बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे मार्टिन व्हीलर साहब का। 1868 में जो डायरेक्टर जनरल हुए थे इस एएसआई का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, उस समय काफ़ी उन लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया, काम किया, एक्सकेवेशन भी किए। और उसके समय जो धीरे धीरे फिर हम लोग के आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हम लोगों ने एक जो जर्नी चालू किया था वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से, तो बाद में जो पुरातत्व विभाग जो सेटअप हुआ उसके जो जिस मैंने बताया कि पहले डायरेक्टर जनरल मार्टिन व्हीलर साहब थे, तो उसके बाद जो एएसआई का एक जिम्मा आया कि किस तरह से हम लोग इस विधा को, इस क्षेत्र की जो हमारी इस विरासत को कैसे संभाला जाए। तो इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हर क्षेत्र में अपना काम चालू किया और धीरे धीरे करके फिर हर स्टेट में उसका विभाग खोला गया, उन लोगों ने काम किया। उसके बाद एक महसूस की गई कि इसके बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी इसका एक छोटे छोटे कोर्स स्टार्ट किए। इनिशियली इस तरह से कोर्स नहीं थे, तो अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन कराया गया, मास्टर डिग्री लाया गया, फिर वहाँ से एक जो सेकंड लाइन तैयारी हुआ। तो एक जर्नी छोटे से समय में बोलना ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो अब आज जाके जो हर स्टेट में आर्कियोलॉजी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है और संग्रहालय जिस स्तर से आज के वर्तमान समय में बन रहे हैं वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। उसका एक काफ़ी बड़ा एक इतिहास, पुरातत्व का भी एक अपना इतिहास है। जी, जानना चाहूँगी सर आपसे कि आपने भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में आप गए हैं, वहाँ आपका अनुभव रहा है, लेकिन अगर कोई एक अनुभव आपसे हम चाहें कि आप हमारे साथ साझा करें जहाँ जो अनुभव आपके लिए बहुत रोचक और दिलचस्प रहा, तो कुछ ऐसी याद है जो आप साझा करना चाहें? बिल्कुल, एक्चुअली सबसे बड़ा एक कहूँगा कि जब बिहार संग्रहालय आने से पहले, सबसे पहले तो बिहार संग्रहालय आने के बाद मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का भाग हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि लगभग 15 साल इस क्षेत्र में काम करता। तो एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हम लोग बोलते हैं, जिससे सबसे फर्स्ट हम लोग ह्यूमन का आर्ट का फॉर्म जो एग्जांपल मिलता है, जो रॉक पेंटिंग में बहुत सारी गुफाओं में चित्र मिलते हैं लगभग 10,000 साल पहले के जो साक्ष्य हैं, उस पर हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और हर स्टेट में जाके हम लोगों को काम करना पड़ता था और वहाँ एक पूरी टीम हम लोग बनाते थे। जैसे पूर्व में भी बताया कि पुरातत्ववेत्ता अकेला काम नहीं करता है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल था। इस टीम जब मैं दिल्ली से काम कर रहा था, दिल्ली एक IGNC संस्था है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वहाँ पे था। तो वहाँ से हम लोग जब टीम जाती थी, जैसे सपोज़ मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ या कर्नाटक जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक अपना टीम होता था जो कि उस टीम के अंदर जो उस फील्ड के विशेषज्ञ, इतिहासकार होगा, इतिहास में ऐसे होगा, कंजर्वेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सारे विधा के उसमें प्रोफेसर होते थे। उनका टीम लेके हम लोग जंगलों में जाया करते थे और जहाँ जंगलों में जो शैल चित्र उनको डॉक्यूमेंट करना और हम लोग लेके आना था। मेरा एक अनुभव सबसे एक रोचक कहिए या कहिए कि इससे बड़ा वो कभी नहीं भूल पाता हूँ। तमिलनाडु का एक साइट था, आई थिंक साइट का नाम बोल रहा हूँ, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। उस सरफेस से हमको लगभग 6000 फीट ऊंचाई पे चढ़ना है, जंगल है, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, उनसे संपर्क करके वो हम लोग चढ़ा के ले जा रहे हैं। तो एक दिन हो चुका था, दूसरे दिन जा रहे थे हम लोग, तो हम लोग वहाँ के जो लोकल बताए कि यहाँ पे सर जंगली हाथियों का ग्रुप प्रोसेस कर रहे हैं। दैट डे हम लोगों का लाइफ का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि रोचक या जो भी कहिएगा, वो अनुभव था कि हम लोग लगभग 6 घंटे एक पेड़ के नीचे 15 लोग इसलिए बैठे रहे क्योंकि वो जब तक वो अपने की जो जंगली हाथी है बच्चों के साथ थे, अगर कहीं प्रोसेस हम लोग उनको पता चलता दे कैन अटैक। तो हम लोग उस प्रोफेसर लोग सब लोग 6 घंटे उस पेड़ के नीचे ये बैठे रहे कि हम लोग कैसे निकलेंगे। लगभग रात हो चुका है, वहीं हम लोग खाना लेके जा रहे हैं, तो वहीं खाना खा रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। तो हम लोग सरप्राइज थे कि हम लोग क्यों आए, क्या करने आए। इवन दो मेरे साथ जो प्रोफेसर हैं, उन लोगों के साथ जो काम किया कि दुनिया की बेस्ट नॉन बिग शॉट हैं, जिनकी किताबें पढ़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। प्रोफेसर राजन है, प्रोफेसर अडेगा साहब हैं, ये लोग मेरे साथ वहाँ पे थे और हम लोग वहाँ बैठे हुए और हम सब, एक तो था कि जो हमारे प्रोफेसर थे हम लोग को थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं
कि थोड़ा सा उनका स्टोरी देखिए, आर्कोलॉजी में हिस्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन वो डाइवर्ट होता अब ना, जी। सामने हाथी बैठे हैं, सब लोग जंगली, तो हम लोग कैसे नहीं। दैट वाज माय चांस, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक रोचक अनुभव जी। था मेरी लाइफ का, जी। वो जो मैंने एंजॉय किया। वाकई में जब आपको ऐसा लगता है कि अब अगले पल क्या होने वाला है, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा गला सूखता है और हम विचलित भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके लिए अनुभव दिलचस्प और रोचक भी रहा होगा। जानना चाहूँगी आपसे सर कि आप, अगर मैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की बात करूँ, आपने मास्टर्स और पीएचडी का जिक्र किया, आप प्रारंभिक इतिहास, आप प्री हिस्ट्री आपका विषय रहा है, आर्कोलॉजी आपका विषय रहा है। अगर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की मैं बात करूँ तो आपका बचपन कैसा था और घर का जो पारिवारिक माहौल था उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। हाँ ज़रूर। एक्चुअली मेरा इस फील्ड में आना ही एक चांस डिस्कवरी था, मुझे पता नहीं था इसमें आना है। मैं एक मध्यम वर्ग फैमिली से रहा हूँ और मेरी आरंभिक शिक्षा स्कूल, सरकारी स्कूल, इन सब से ही रही है। मेरा कुछ अच्छा इंटरेस्ट पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा उस समय था नहीं, जब तक मैं स्कूल कर रहा था, ग्रेजुएशन किया। इस क्षेत्र में आने के बाद मेरा एक रोचक जो एक अनुभव हुआ और जो लोगों से मिलना हुआ कि इस विधा में क्या क्या स्कोप है, कैसे लोगों से मिला जाता है, और इसको हम लोग देखना चालू किए। तब मेरा एक पढ़ने का एक रुचि हुआ, पढ़ना चालू किया। मैं एक्चुअली मेरा एक सांची से बिलोंग करता हूँ। सांची एक बुद्धिस्ट साइट है, विश्व धरोहर में शामिल है, दुनिया में जानी जाती है। वहाँ रहता था और हम लोग स्कूल, मेरा सांची में ही स्कूल, सरकारी स्कूल था। स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूल के जस्ट 10 कदम पे सांची संग्रहालय था जहाँ मेरे पिताजी कार्यरत थे, तो वहाँ जाया करते थे। वहाँ से संग्रहालय मौका मिला तो सांची स्तूप साथ में वहाँ चले गए। हम लोग उस इतिहास परिवेश में ही खेले बड़े हुए, लेकिन तब तक इवन ग्रेजुएशन तक भी मुझे नहीं था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है या काम करना है। ग्रेजुएशन के बाद संग्रहालय में जो लोग, सबसे बड़ा एक मेरा जो एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि सांची में एक एक्सकेवेशन चल रहा था। वहाँ पे एक पुरातत्वविद थे, शंभुनाथ, उनका सरनाम भूल रहा हूँ। उन्होंने मुझे, जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मुझे बुलाया, पिताजी को बोला, तो पिताजी ने मेरे को, जाइए वहाँ सर बुला रहे हैं, मिलिए। जो एक्सकेवेशन कर रहे थे उन्होंने, मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना। वहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं एक्सकेवेशन हो रहा है, वो लोग संभाल के रख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 15 दिन जस्ट बैठा के रखा और देखो। वो 15 दिन में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जागृत हुआ कि ये कुछ नया है, नीचे खोदे जा रहे हैं लोग, इतने 100 आदमी कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इसका क्या करना है। सो वो एक स्पेस मेरे कहीं ना कहीं छप गया था। तब से फिर मैंने इसको डाइवर्ट किया और जैसे बहुत सारे लोगों की दुआएं थी कि मैं आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आपके इतने वर्षों के अनुभव के दौरान क्या आपकी रुचि से संबंधित कोई चीज़ आपको मिली जो आप चाहते थे, जिसकी आपने कल्पना कभी की रही हो? हाँ, इसमें एक्चुअली 2-3 जगह है जहाँ पे मैं काम, एक्चुअली पहला अनुभव मेरा था सांची, फिर से जाऊँगा, सांची उत्खनन हम लोग कर रहे थे। उस समय हमारे सुपरिटेंडिंग थे SB ओटा सर। सांची बुद्धिस्ट साइट का एक सरफेस से लगभग 20 फीट ऊपर सरफेस को हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे थे। हम लोग ऊपर से एक्सकेवेशन करते करते लगभग 1.5 मीटर हम लोग नीचे जाते हैं। तो तब तक हम लोग मोस्टली जब फिलिंग मटेरियल होता है किसी साइट को फिल करने का, तो हम लोगों को था कि कुछ तो ऐसा मिले जिससे हम बोल सके सर को, सर हम लोगों ने ये डिस्कवर होता, जिसके मैं एज ए ट्रेंच सुपरवाइज़र वहाँ काम कर रहा था। एक हम लोग इस क्षेत्र में काम करने के लिए अनुभव बहुत लेना पड़ता है, वही आपको आगे सपोर्ट करता है। उस सुपर मैं उसका पूरा सुपरवाइज़ कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ ऐसा मिले जिससे सर को रिपोर्ट करूँ, सर आज आपके हिसाब से जो है हम लोग जिस किसी भी साइट को उत्खनन से पहले एक पर्पस होता है, किस लिए हम लोग उत्खनन कर रहे हैं। किसी साइट का उत्खनन से पूरे ऐसे ही हम लोग जाके उत्खनन नहीं करें, एक पर्पस सेटअप होता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए उत्खनन कर रहे हैं। वहाँ पे था कि जो मेरा बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ पे स्तूपा है, उसका जो पूरा सेट, एक पूरा 20 फीट का डिपॉजिट है, उससे एसोसिएट हम लोग कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिल जाएं, जिससे कि कुछ रिटर्न रिकॉर्ड या हैबिटेशनल कुछ मिल जाए जो हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो वो इस सांची का लोग लगभग 1.5 मीटर नीचे जाके देखते हैं कि प्रॉपर एक सरफेस है, फ्लोर है, जहाँ पे लोग वहाँ पे रह रहे थे और साथ में चूल्हा है, उसका आपके गेहूँ, इनके दाना वगैरह सब, एक पूरा एक फ्लोर ऐसा था कि लोग वहाँ पे कई सालों पहले वहाँ पे रह रहे थे। उनका एक कम्युनिटी चूल्हा था, मतलब ग्रुप कम्युनिटी में रह रहे थे, उनका चूल्हा था, वहाँ पे गेहूँ के दाने, चावल के दाने मिल रहे थे, साथ में कुछ एसोसिएट वहाँ का जो पॉटरी मिलते हैं, हम लोग मृदभांड बोलते हैं, वो मिल रहे थे। उस समय वो जब पहली बार मिला,
हम लोगों का होता है कि 5 बजे हम लोग बंद कर देंगे। तो सर को हम लोग उस समय, अगर सर को भी पता है कि नहीं, अगर सुनेंगे तो सोचेंगे वो, हम लोग आधे 1 घंटा उसको एक्सटेंड करके उसको बढ़ाए कि हम लोग को आज ही इसको रिपोर्ट करना है, कि सुबह तक हम लोग पेशेंस नहीं रहेगा बताने के लिए। तो पूरा आधे घंटा हम लोग एक्सप्लोर सफाई किए करके इमीडिएटली फ़ोन किए। उस दिन हम लोगों को लगभग 4 महीने जो काम कर रहे थे उसका एक अचीवमेंट था कि हम लोगों ने कोई सरफेस इस तरह का खोला जो कि मानव के वहाँ रहने के साक्ष्य मिले जिसके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। वो मेरी लाइफ का पहला एक अनुभव था, और कैसे उसको एक्सकेवेट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, वो वहाँ मैंने आर्कियोलॉजी वो उस दिन मैंने सीखा कि एक छोटे छोटे एक्सकेवेशन को हम लोग ऐसे ही कुदाल नहीं मार देंगे। अगर फ्लोर आ गया तो आप जो कर रहे हैं उसके बाद आप सरफेस पे बैठ जाएंगे और छोटे से नाइफ से उसको स्क्रैप करते हुए जाएंगे। तो लगभग उस सरफेस को स्क्रैप करने में लगभग हम लोग 1 से 1.5 महीना उसको प्रिजर्व करके निकाले कि ये पूरा सरफेस था। दैट वाज मेरे लिए पहला अचीवमेंट था। दूसरा एक फिर से जाऊंगा रॉक आर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तमिलनाडु साइड था। वहाँ पे हम लोग जब जंगलों में जा रहे हैं हमको पता नहीं होता है कि उस गुफा में कुछ मुझे मिलेगा भी कि नहीं। 3 दिन हम लोग लगातार जा चुके, चौथा दिन में हम लोग जंगली जानवरों से डर चुके थे। फिर भी एक अचीवमेंट जाना था कि कुछ तो मिले, एक पेंटिंग मिल जाए हम लोगों को। पूरा जो दिल्ली से पूरी टीम आ रही है उसको एक डॉक्यूमेंट कुछ एक साक्ष्य मिल जाए जिसको हम लोग ले जा सकें। सो वहाँ पे लगभग 6000 फीट जाने के बाद, और हम लोग रास्ता था नहीं, गुफाओं की तरह उसको रास्ते को काटते काटते जा रहे, तो कहीं जाके एक 500 मीटर नीचे गुफा के अंदर हम लोग केवल 4 से 5 फिगर मिला था जो ड्रॉ था ह्यूमन लाइफ का। तो 4 से 5 दिन बाद 5 फिगर मिलना हमारे लिए एक उपलब्धि थी। कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम ये मिला। तो ये अनुभव भी है। तो आपको अगर इसमें और ये सबसे बड़ा बोलूँगी, पहले भी मैंने बताया कि वो जो जंगली जानवरों के बीच में घूमना, एक डिस्कवरी चैनल की तरह हम लोग काम कर रहे थे, घूम रहे थे जासू की तरह। लेकिन अगर आपका उसमें किसी विषय में लगाव नहीं होगा, आप कभी नहीं जाएंगे। आप प्रोफेशन छोड़ के वापस आएंगे। इसलिए आपको प्रोफेशन को अपनाना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी आप इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। बिल्कुल, आपकी निष्ठा होगी आपके काम के प्रति। आपने जिस भी क्षेत्र में आपने चुना है, तभी जाकर के आप उस काम को कर पाएंगे, बेहतरी से कर पाएंगे। सर, आप कहते हैं कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं हमारे पूरे सिस्टम में। अगर मैं बात करूँ आर्कियोलॉजी की, तो आने वाले दिनों में आर्कियोलॉजी में, इस विभाग में क्या नई चीज़ें अपनाने जा रहा है या अपना चुका है जिसका एक बदलाव देखने को मिलेगा आम लोगों को? बदलाव एक्चुअली हेरिटेज में तो हम लोग कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हेरिटेज में ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि उससे लोगों को, कम्युनिटी को कैसे जोड़ा जाए। म्यूज़ियम का हो या आर्कियोलॉजी का, आज पहला ध्येय जो है कि सोसाइटी को कैसे सर्व किया जाए, सोसाइटी को कैसे जोड़ा जाए। अब ये केवल रिसर्च तक सीमित नहीं रह गया, चाहे म्यूज़ियम हो या पुरातत्व हो, या सबका अपना अपना केवल रिसर्च करना, पब्लिश करना, किताब लिखना, ये काम नहीं रह गया। अब उस जो मेरे जहाँ पे है उस क्षेत्र की सोसाइटी को कैसे उसको जोड़ा जाए, कैसे उनको लाभान्वित किया जाए, उनको बताया जाए कि विरासत से आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ये विरासत हमारी है, हमारे पूर्वजों ने दी है, और उसको कैसे संजो जाए। जब तक आप उसको उस पे काम नहीं करेंगे, वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जिस भी पद हूँ, मैं बिहार संग्रहालय में हूँ या पुरातत्व के क्षेत्र में हूँ, सबका एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं कि जो एक नई टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग आज अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम लोग जो पुरातत्व जो प्रोसेस हैं उसके एस्थेटिक वैल्यू ख़त्म ना हो। उसके साथ नई टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग करें ताकि वो दर्शक और जानकारी। यही हम जानना चाहते थे कि नई टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपनाएं, क्योंकि आज बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हर विभाग, हर सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो पुरातत्व विभाग भी इस नए प्रयोग के लिए तैयार है और ऐसी कोशिश कर रहा है। बस यही हमने जानना चाहा था। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई हमारे आज के ख़ास मेहमान से। अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि जाने के पूर्व हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने ख़त, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।